अभी तक हमने क्लास नंबर 9 में डिस्कस किया है किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो मैप से बेस्ड होता है, 2.5 नंबर के आ जाते हैं। आधा नंबर मैप को टारगेट करने का होता है, 2 नंबर उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए होता है। ऐसे 10-20 क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक यानी सेक्शन ए में, ऑप्शनल का पेपर 1 का सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाता है वो लिख लिया था हमने। तो क्या क्या पूछा जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण या मध्य पाषाण, इसके बारे में पूछा जाता है जो 70,000 से लेकर 12,000 साल तक चला। और मेसोलिथिक के बारे में हमने लिख लिया था 10,000 से 8,500। कुछ भी फिक्स नहीं है, डेट कुछ फिक्स नहीं है, तो दूसरे स्टेटमेंट लिखवाऊंगा तो डेट बदल दूंगा। एक थोड़ा सा ये फील होना चाहिए कि हाँ इसके आसपास ही रहा होगा वो समय। दूसरा, उसके आगे क्या आता है, मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक, नवपाषाण। नवपाषाण के बाद क्या आता है, नियो एंड चैल्कोलिथिक, नवपाषाण और साथ साथ कांसे का उपयोग होने लग गया था। नियोलिथिक मतलब पत्थर जो थे वो पॉलिश हो गए थे बहुत ज़्यादा। ओके, पहले पत्थर थोड़े से खराब हालत में रहते थे। पत्थर मतलब जो आदि मानव होते थे वो किस तरीके से काटते थे, तो पहले तो सीधे पत्थर फेंक के मारते थे। उसके बाद में उन्होंने शेप देना स्टार्ट किया, फिर शेप को और अच्छा किया। शेप देते थे तो जो पपड़ियाँ निकलती थी उस पत्थर की, उसका इस्तेमाल करने लगे फिर आगे चल के। फिर उन पपड़ियों को अच्छे से शेप देने लग गए और ब्लेड्स बनाने लग गए। ऐसे करते 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 पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन बेस हुआ है। फिर पूरा चैल्कोलिथिक आया, आईवीसी आया, मेगालिथिक समय आया। उसके बाद आईवीसी के बाद महापाषाण जो कि दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। लोग वापस गुफाओं में और इस जगह पर रहने लगे थे। महाजनपद एरा आया, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं हमने डिस्कस कर लिया था। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर या फिर जो रिलीजन होता है उसके बारे में, सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। मौर्यंस में क्या क्या पूछते हैं तो एक ही है, अशोक। सब जगह मौर्यंस में आएगा तो अशोक रहेगा। सातवाहन या पोस्ट मौर्यन में पूछेंगे तो कनिष्क इंपॉर्टेंट रहेगा। गुप्ता से पूछेंगे तो समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, स्टोन एज, पाषाण युग, स्टोन एज, पाषाण युग। हम हर एक हेडिंग को हिस्ट्री राइटिंग के ही पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं। इतिहास कैसे लिखा गया वैसे ही हमें समझना पड़ेगा। स्टोन एज क्या था हम सीधे सीधे नहीं समझ सकते जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि लिखने वालों ने लिखा क्या, उसके बारे में पढ़ना उन्हीं को रहता है हमें। ओके, तो वैसा समझेंगे क्योंकि क्या क्या लिखा गया था। इतिहासकारों ने सबसे पहले किसके बारे में लिखा, वैदिक कल्चर, वैदिक साहित्य के बारे में लिखा था। महाजनपद, इनके बारे में लिखा था। तो महाजनपद और वैदिक वेदों के बारे में लिखने से पहले इतिहासकारों ने स्टोन एज के बारे में क्यों नहीं लिखा। दैट मीन्स क्लियर है कि स्टोन एज के बारे में बहुत बाद में लिखा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी बहुत बाद में लिखा जाएगा, लेकिन सबसे शुरुआती लेख किस बारे में लिखा गया था, वेद संस्कृति के बारे में। क्योंकि भारत को जानना था अंग्रेजों को, इसलिए वेदों को जानना से शुरू किया उन्होंने। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्टोन एज के बारे में क्यों नहीं लिखा, क्या रीजन हो सकता है, पता नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं पता होगा, उसकी एक रीजन, क्योंकि कोई भाषा नहीं होती थी उस समय लोगों की, कोई राइटिंग नहीं होती थी। ओके, इस वजह से वो पहचान ही नहीं पाए कि उस पर क्या चलता था। लेकिन स्टोन एज के मामले में अगर हम एक व्यक्ति की बात करें जिसने ये शुरुआत करी कि स्टोन एज जैसा कुछ होता था भारत में, वर्ल्ड में भी स्टोन एज चलता था, लेकिन क्या है, डेट्स की प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं बोलूंगा स्टोन एज भारत में इस समय से इस समय है तो जरूरी नहीं कि यूरोप में भी उसी समय होगा, हर जगह अलग अलग समय है। तो हम भारत के ही बारे में पढ़ेंगे केवल। ओके, तो एक लाइन लिख लीजिए, स्टोन एज राइटिंग्स बाय हिस्टोरियंस, पाषाण युग के बारे में लेखन इतिहासकारों द्वारा। स्टोन एज राइटिंग बाय हिस्टोरियंस, पाषाण युग के बारे में लेखन इतिहासकारों द्वारा वॉज रिटन आफ्टर वैदिक एंड महाजनपद राइटिंग्स, वैदिक और महाजनपद लेखों के बाद लिखी गई। वॉज रिटन आफ्टर वैदिक एंड महाजनपद राइटिंग्स, वैदिक या महाजनपद लेखों के बाद लिखी गई। एज नो राइटिंग और स्क्रिप्ट वॉज देयर, क्योंकि कोई भाषा और लिपि नहीं थी। एज नो राइटिंग एंड स्क्रिप्ट वॉज देयर, क्योंकि कोई भाषा और लिपि नहीं थी। अब एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं 1860 की, लिखते रहना आप अपने हिसाब से, मैं कोई इसका कोई एक फॉर्मेट नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आप अपने अनुसार लिखना। तो 1860 के आसपास एक व्यक्ति था
जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता था, ओके, मद्रास के एरिया में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वो वर्क करता था, उसमें जॉब करता था मद्रास के क्षेत्र में। उस व्यक्ति का नाम था, ये इमेज जो दिख रही है वही है ये व्यक्ति, रॉबर्ट ब्रूस फूट उनका नाम था, रॉबर्ट ब्रूस BRUSS फूट FOOT। ठीक है, इस व्यक्ति को एक कुल्हाड़ी मिली थी, अपनी जो भी वो खुदाई कर रहा था, आर्कियोलॉजी कर रहा था, खनन कर रहा था, उस वक्त उसको एक एक्स मिली 1860 के आसपास। तो उन्होंने उसके शेप को ढूंढने की कोशिश करी कि आखिर ये जो कुल्हाड़ी है ये शेप किसने बनाया होगा। उनको जो कुल्हाड़ी मिली थी वो ये थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात थी कि वैदिक सभ्यता के दौरान तो नहीं बनी होगी, देखते से ही समझ में आ रहा था कि ये और भी पुरानी समय की है। पहले तो अंग्रेजों को ये भी नहीं पता था कि इससे भी पुराना समय में होता क्या होगा। तो अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, इससे पुरानी भी कोई सभ्यता रही होगी। सभ्यता नहीं होगी तो कुछ मानव रहे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा पुराने हुए होंगे, जिनके पास कोई भाषा नहीं होगी, बस वो हथियार बनाते होंगे और शिकार करते होंगे और अपना भरण पोषण करते होंगे। ठीक है, सेम यही का यही काम एक और व्यक्ति ने किया। अब ये तो रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिनको स्टोन एज का कुछ मटेरियल, कौन सा मटेरियल, ये एक्स मिला था इंडिया में, ओके, मद्रास एरिया में। दूसरी इंपॉर्टेंट नाम आता है, दूसरा नाम आप लिख लेना, जेम्स ली मैसूरियर, जेम्स ली मैसूरियर। ठीक है, ये रेलवे विभाग में काम करते थे और रेलवे विभाग में जब रेल लाइन बिछ रही थी तो इनको भी कुछ टूल्स मिले। ओके, रेलवे विभाग में काम करते वक्त इनको कुछ यंत्र, औजार मिले, टूल्स मिले। ओके, तो इन्होंने भी रिसर्च शुरू करी कि ये टूल्स आखिर वैदिक, महाजनपद, गुप्ता, मौर्य, इनके तो है ही नहीं, तो ये हैं किसके। और यहां से स्टडी शुरू होती है किसकी, स्टोन एज की, पाषाण युग की। ओके, तो इससे पहले जितने भी इतिहासकार होते थे वो सब मुगल की बात करते थे, वैदिक, गुप्ता, मौर्य, इन सब की बात करते थे, उससे पहले का कोई कुछ सोचता ही नहीं था। अब समय, आने वाले समय में अब दो चीजें खोजी जाएंगी, स्टोन एज खोजा जाएगा और आगे चल के IBC की खोज हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता। कब हुई थी इसकी खोज, आधिकारिक खोज, यूं तो 1860 में सब मिल गया था, बट फाइनल फॉर्मल जो डिस्कवरी हुई थी वो 1921 में हुई थी ASI के द्वारा। 1860 में तो आपका ASI का गठन हो गया था, ASI बन चुका था। फाइनल खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी राइटर्स हैं ये क्या लिखने वाले, जो भी कुछ नया मिल रहा है स्टोन एज के बारे में और IBC के बारे में, उसके बारे में लिखेंगे। असल मुद्दा ये है कि हर राइटर या हर इंसान ये जानना चाहता है कि हम आए कहाँ से। केवल वैदिक पुराण इनकी बात करके हमें फिर भी पता नहीं चल पाता कि हम आए कहाँ से हैं। ओके, तो कहाँ से आए हम, भगवान श्री राम से। कहाँ से आए हैं, कहीं से तो उपज हुई होगी। क्रिश्चियनिटी में एक सिद्धांत भी है कि हम सारे मानव कहाँ से निकले, एडम और ईव से। बस मैं यही आपको यही थॉट लाना चाह रहा था। तो एडम और ईव से सारे मनुष्य जाति का जन्म हुआ। वो शुरुआत के सबसे पहले दो मेल और फीमेल थे, उन्हीं से सारे बच्चे बने। ये थॉट क्रिश्चियनिटी का होता है और लिखने वाले भी कौन है, क्रिश्चियन से सारे के सारे। तो वो थॉट एक्सप्रेस करने की वो कोशिश बहुत करते हैं। बट फाइनली क्या हुआ, आने वाले समय में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने बोला कि कोई एडम ईव जैसा नहीं था, हम बंदर से आए। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन, उनका सिद्धांत शुरू हो गया, जिसने डायरेक्ट पनिश किया या डायरेक्ट टॉर्चर किया ऐसे लोगों को, क्रिश्चियनिटी को या अलग अलग धर्मों को। क्योंकि धर्म का क्या मानना है, धर्म का मानना है कि भगवान ने हमको बनाया है, भगवान ने हमको स्पेशली ही हमको बनाया है, बाकी सब ऐसे गहरे गहरे। तो डार्विन का यही कहना था, अगर हम इतने स्पेशल हैं और हमको ये जमीन दी तो जमीन एकदम सपाट क्यों नहीं दी, ये बीच बीच में पहाड़ क्यों आ जाते हैं और झाड़ियां क्यों आ जाती हैं। ओके, सब कुछ परफेक्ट देना था ना भगवान को, परफेक्ट क्यों नहीं दिया जब हमको परफेक्टली बनाया है। तो डार्विन ने समझाया कि ऐसा कुछ परफेक्शन नहीं है, हमारा जो विकास है वो किससे हुआ है, बंदरों से हुआ है, वानरों से हुआ है। तो हम करोड़ों वर्ष पूर्व श्रूम्स थे, चूहों के आकार के थे, उसके बाद में हम डेवलप हुए, डेवलप होने के बाद में हम चिंपैंजीज का वर्ग हमको मिला, एंड देन सर्टनली एवोल्यूशन के साथ साथ हम बदलते चले गए।
ओके, क्योंकि हम में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला था वो क्या आने वाला था? ब्रेन, मस्तिष्क। उसके अलावा भी हम में ये मस्तिष्क का बदलाव भी क्यों आया, उसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। बदलाव आया तो क्या क्या चीजें बदली? रीढ़ की हड्डी बदल गई, शेप बदल गया। पुराने समय के जो मानव होते थे उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे सर्कुलर होती थी, गोल आकार की होती थी। अब आज जो मानव है उसकी हड्डी कैसी होती है? थोड़ी सी स्पाइरल जैसी होती है, राइट? तो ये थॉट्स आने शुरू हो गए। लिख लीजिए, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव विकास के चरण में, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव विकास के चरण में, मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड इंक्लूडिंग यूज ऑफ टूल्स। कई चीजें बदली, औजारों का इस्तेमाल भी। मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड इंक्लूडिंग यूज ऑफ टूल्स, कई चीजें बदली, मानव औजारों का इस्तेमाल भी। लाइक जैसे, अब देखो पुराने समय में मानव के हाथ क्या होते थे? लंबे होते थे। समय के साथ क्या हो गए? हाथ छोटे हो गए। अपर लिम्स वर शॉर्ट, ऊपरी अंग या ऊपरी हाथ छोटे हुए, बिकॉज नॉट वर यूज्ड, क्योंकि चलने का उपयोग नहीं था। दूसरा, कैन स्टैंड नाउ, अब खड़े हो सकते थे। सो बैक बोन शेप चेंज्ड, तो रीढ़ की हड्डी का आकार बदला। सो बैक बोन शेप चेंज, तो रीढ़ की हड्डी का आकार धीमे धीमे बदला। और सबसे बड़ा चेंज क्या आया? चेंज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि में बदलाव आया। सब में नहीं आया, कुछ लोगों में आता है, बाकियों की बुद्धि पहले वाले जैसी है अभी भी। तो बुद्धि में बदलाव आया। कैसे आया होगा बदलाव बुद्धि में? क्या बदलाव आया ऐसा कि क्या बना दिया हमने? आग बनाई हमने, बुद्धि में बदलाव आया। पर आग तो होमो सेपियन ने बनाई। मैं यहां से शुरुआत करने की बात कर रहा हूं, आदि मानव से लेकर होमो सेपियंस तक बुद्धि में किस तरीके से बदलाव आया होगा। सबसे बड़ा बदलाव क्या है बुद्धि में जो बदलाव आया? मस्तिष्क का आकार बढ़ा, यह सबसे बड़ा बदलाव था। ओके, तो लिख लेना, ब्रेन साइज इंक्रीज्ड, मस्तिष्क का आकार बढ़ा। एंड स्टार्टिंग यूज ऑफ टूल्स, और औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। एंड स्टार्टेड यूजिंग ऑफ टूल्स, औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। फलों, कभी पेड़ पे आम तोड़े, ठीक है ना, या कुछ भी फल फ्रूट तोड़ा होगा जो ऊंचाई पर है। कोई एक जानवर क्या किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकता है वो तोड़ने के लिए? नहीं कर सकता, इंसान करता है। तो इंसान जब टूल का इस्तेमाल करता है तो केवल वो टूल या वो डंडा, सपोज वो डंडे से तोड़ने की कोशिश कर रहा है एक आम को, आम के पेड़ से, तो उसमें केवल डंडा उपयोगी नहीं है, उसमें तीन चीजें उपयोगी होंगी, आपकी आंख, आपका हाथ, वो डंडा, और मस्तिष्क, जिसकी वजह से तीनों का कोलैबोरेशन होगा और तब जाके वो आम टूटेगा। ये था सबसे पहली टेक्नोलॉजी, तकनीक है ये, इसी को तो टेक्नोलॉजी कहते हैं। काम आसान करना तकनीक होता है। अब वो ऊपर चढ़ेगा तो नीचे गिरने का डर, वो सब खत्म हो चुका था। डंडे का इस्तेमाल करके आम को तोड़ के नीचे गिराया जा सकता था और खाया जा सकता था। ये तकनीक में बदलाव आ रहा था और ये हमारे मस्तिष्क को बढ़ाता जा रहा था। ओके, आप कॉमनली देख लीजिए आसपास में, एज पर, मतलब लिख लो एक और लाइन, एज पर मेंटल लेवल, मानसिक स्तर के साथ, टूल्स आर गेटिंग स्मार्टर, औजारों के गुण बढ़ते गए। टूल्स वर गेटिंग स्मार्टर, औजारों के गुण बढ़ते गए। और यही कारण था आगे चल के डंडे को साइड में कर दिया और गुलेल बन गई। ओके, और स्मार्ट तरीके आने लग गए। ठीक है, तो ये चीजें क्या कर रही थी आपके पूर्वजों से लेकर, यानी आदि मानव से लेकर इंसानों तक मस्तिष्क को बढ़ाती जा रही थी। कीड़ा करने की आदत जो बोलते हैं ना हम, बस वो हमारे मस्तिष्क को बढ़ा रही थी। अगली इसमें, इसके बाद एक हेडिंग लिखिए, लाइफ इन अ स्टोन एज, पाषाण युग में जीवन। पाषाण युग में जब जीवन का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो कॉमनली आपको जवाब में क्या क्या लिखना चाहिए?
पहला आप लिखेंगे टूल्स, औजार। औजार क्या क्या होते थे, ठीक है। तो पहला हो गया टूल्स, टूल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज क्या होगी, अब जब दिमाग बढ़ गया, औजार बढ़ गए, तो अब नई चीज आने वाली है, कल्चर, संस्कृति आएगी समय के साथ साथ। कल्चर, संस्कृति, ठीक है। क्यों? क्योंकि केवल औजार नहीं बदल रहे हैं, मानव के रहन सहन का तरीका भी बदल रहा है। औजार तो बदल ही रहे हैं, साथ साथ कल्चर बनेगा और फिर बदलेगा भी, सारी चीजें होंगी। और इसी कल्चर से जुड़ी हुई स्टोन एज के बारे में एक भारत का एक व्यक्ति ने, हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है, वो लिख लीजिए कल्चर में। अकॉर्डिंग टू रणवीर चक्रवर्ती के अनुसार पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक पीपल हैड कल्चर। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के लोगों में संस्कृति थी। पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक पीपल हैव कल्चर, हैड कल्चर। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के लोगों में संस्कृति थी। एंड दे वर नॉट जस्ट लाइक एनिमल्स, और वह केवल जानवर मात्र नहीं थे। एंड दे वर नॉट जस्ट लाइक एनिमल्स, और वह केवल जानवर मात्र नहीं थे। देयर वॉज नो स्पीच एंड डायलेक्ट, कोई भाषा या बोली नहीं थी। देयर वॉज नो स्पीच एंड डायलेक्ट, कोई भाषा या बोली नहीं थी। बट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, किंतु भावनाएं व्यक्त करने के लिए, बट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, किंतु भावनाएं व्यक्त करने के लिए कल्चर वॉज डेवलप्ड, संस्कृति का विकास शुरू हुआ। क्लियर हो रहा है स्टेटमेंट? बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करनी है, शिकार करा तो यस मैंने शिकार को मार दिया है, तो उसके बजाय आपको भावनाएं व्यक्त करनी है, बोल नहीं पा रहे हो तो आप डांस करोगे। पागलों जैसा, एक आदि मानव जैसे डांस करता है वैसे डांस करेगा कि उसने कुछ कर दिया है, तो वो डांस अब क्या होगा, वो एक कल्चर में बदलेगा, यहां से डांस शुरू होंगे। ओके, हर चीज शुरुआत में कंप्लीट नहीं थी, समय के साथ साथ कंप्लीट होती चली जाएगी, ठीक है। और इन सब में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा बदलाव कहां आने वाला है, ब्रेन में आने वाला है। एंड फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज इन ब्रेन, और सबसे ज्यादा तेज बदलाव मस्तिष्क में होगा। फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इन ब्रेन, सबसे तेज बदलाव मस्तिष्क में होगा, ठीक है। खुद को ही देख लो, ब्रेन कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है आप लोगों का। आप अपने आप को कंपेयर करो और दूसरों से कंपेयर करो। मैं आपको तुरंत बोलता हूं और आप तुरंत लिख देते हो, तो क्या आपको वापस याद करना पड़ता है? अनाराम, ABCD, अब वो डेवलप हो चुका है, उसमें सब कुछ फीड इन हो चुका है, आपके बस का नहीं है अब वो। आपके बस का ये है कि जितना भी इकट्ठा हो चुका है उसको मैं तुरंत पेज पर लिख लूं। दिस इज डेवलपमेंट, यही टेक्नोलॉजी होती है और यही दिमाग का विकास करती है समय के साथ साथ। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो दिमाग का विकास हो ही नहीं पाएगा। एक साल के लिए सब छोड़ दो, तो वापस भूल आ जाएगी, सब कुछ दिमाग में सब खत्म हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ चीजें जो रहेंगी वो साथ में रहेंगी। कल्चर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस चीज का होगा? वो रहेगा पेंटिंग्स का। अब आदि मानव क्या इस्तेमाल करेंगे? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी सोच को बताने के लिए। स्पीच तो है नहीं ना, तो पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कल्चर के अंदर लिखिएगा पहली चीज, पेंटिंग्स स्टार्टेड, पेंटिंग शुरू। अब पेंटिंग शुरू तो क्या क्या बताया जाएगा पेंटिंग्स में? हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार और संग्रहण करना। हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार और संग्रहण करना। एक्सप्रेस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, सैद्धांतिक विचार बताना। एक्सप्रेस फिलोसॉफिकल सेंटिमेंट, वैचारिक भावना बताना। क्यों? जस्ट बिकॉज लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए पेंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। और पेंटिंग जो की जाती थी वो किससे की जाती थी? पेंटिंग वॉज डन बाय बरियल, पेंटिंग राख से की जाती थी। पेंटिंग वॉज डन बाय बरियल्स, पेंटिंग राख से की जाती थी। एग्जाम्पल, होशंगाबाद केव्स इन MP, मध्य प्रदेश का में होशंगाबाद गुफाएं, होशंगाबाद केव्स इन MP। होशंगाबाद केव्स जो है MP की, उसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली हैं।
लाइक दिस, ओके। होशंगाबाद पेंटिंग्स में तो वो बस कुछ व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उस वक्त लोगों के कंट्रोल में शायद घोड़े गधे आ चुके थे। फिर उसमें से सजावट भी दिख ही रही है कि शायद सजाया भी जा रहा था, मालूम नहीं शादी हो रही थी या क्या हो रहा था, बट कुछ शिकार हो रहा था या कोई दो कबीले आपस में भिड़ रहे थे, कुछ भी नहीं कह सकते हम, ओके। तो बस पेंटिंग्स को वो एक व्यवहार बनाते थे, ओके। इस तरफ मुर्गा, ये क्या हो सकता है? मुर्गा ही होगा, ये घोड़ा, ये व्यक्ति शायद ड्रम बजाने की कोशिश कर रहा है। तो होशंगाबाद में बहुत ही अजीबोगरीब शेप्स भी मिले हैं, जैसे कि ये, अब ये तो यूं तो यूट्यूब प्ले बटन लगता है, ठीक है, बट उस वक्त यूट्यूब तो था नहीं ना, बट ये कुछ बताने की कोशिश की है उन्होंने। एक और शेप मिल जाएगा, होशंगाबाद तो गए नहीं होंगे, गुफाएं देखी नहीं होंगी। फिर ऐसे एक दीवार है गुफा के अंदर, उसमें 7 डॉट बने हुए हैं। 7 डॉट का मतलब है वो 7 जगह से टूटे हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं। दैट मीन्स जब उसको टेस्ट किया गया तो पता चला कि गुफा में से उस जगह कुछ खास ध्वनि निकालने के लिए ये बजाया जाता था, तो वो लगातार टच होते 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 हुए गड्ढे बन गए उसमें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी, ओके। अब क्लियर तो ये हो गया है कि 1900 से पहले स्टोन एज, सिंधु घाटी से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, सब लगे पड़े थे मौर्य, गुप्त, वैदिक, इन सब चीज़ों में ही, इन्हीं को खोजने के लिए, ओके। अब अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी ब्रांचेस कितनी होती हैं। आपने 2 चीज़ें लिखी हैं, एक टूल्स, औजार, और दूसरा कल्चर, संस्कृति। स्टोन एज जो होता है उसके औजार पढ़ना और उसकी संस्कृति को समझना जो कहा जाता है, उस पूरी स्टडीज को बोला जाता है माइक्रोवेयर एनालिसिस। लिख लीजिए, टू स्टडी टूल्स एंड कल्चर ऑफ स्टोन एज, पाषाण युग की संस्कृति और औजार पढ़ने को माइक्रोवेयर एनालिसिस कहा जाता है। इज कॉल्ड माइक्रोवेयर, WEAR, माइक्रोवेयर एनालिसिस, माइक्रोवेयर विश्लेषण कहा जाता है। डेफिनेशन लिख लो माइक्रोवेयर एनालिसिस की। दिस मेथड इज अप्लाइड टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ टूल्स। इस अध्ययन से औजारों के उपयोग का पता चलता है। दिस मेथड इज अप्लाइड टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ टूल्स। इस अध्ययन से औजार के उपयोग का पता चलता है। एज टूल्स कम्स इनटू रिपीटेड एंड रेगुलर कॉन्टैक्ट, क्योंकि औजार बार बार और लगातार, एज टूल्स कम इनटू रिपीटेड एंड रेगुलर कॉन्टैक्ट, क्योंकि औजार बार बार और लगातार विथ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, किन्हीं वस्तुओं से टकराते रहते थे। कॉन्टैक्ट विथ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, किन्हीं वस्तुओं से टकराते रहते थे। दैट मीन्स माइक्रोवेयर एनालिसिस में क्या होता है कि कोई पत्थर है, वो पत्थर कहीं ना कहीं तो टकराएगा लगातार, तो उस पत्थर का अध्ययन ऐसे करना कि जहां से वो टकराया है, एक अनुमान लगाना कि ये किस चीज से बार बार टकराया होगा। क्या ये किसी जानवर के मांस से टकराया होगा, क्या ये किसी दूसरे पत्थर से टकराया होगा, या ये किसी लकड़ी से टकराया होगा। तो उससे पता लग जाएगा कि इस पत्थर का इस्तेमाल या तो लकड़ी जलाने में, या शिकार करने में, या गुफा बनाने में किया जा सकता था। ओके, इसको माइक्रोवेयर एनालिसिस बोला जाता है। इट्स सरफेस एंड एजेस डेवलप्ड, इसकी सतह और कोने विकसित होते। इट्स सरफेस एंड एजेस डेवलप्ड, इसके सतह और कोने विकसित होते। बार बार टकराएंगे तो बदलेंगे ना, तो विकसित हो जाएंगे, पूरे डेवलप हो जाएंगे। अब ये पत्थर ऐसा तो रहा नहीं होगा, किसी व्यक्ति ने, आदि मानव ने इसको दूसरे पत्थर से तोड़ तोड़कर ऐसा शेप दिया होगा। तो इसकी सरफेस यानी सतह और इसकी एजेस यानी कोने डेवलप होते चले गए। ओके, इट पॉलिशेस एंड ग्लोज, एवं पॉलिश भी होते थे। पर पॉलिश कब होंगे? बहुत आगे होंगे। ऐसा नहीं कि बंदर ने पहली बार में ही पॉलिश मटेरियल बना दिया, अभी ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, फुल स्टॉप।
ठीक है, दैट क्लियरली समझ लो, इस टूल से पेड़ काट रहे हैं या लेदर को काटा जा रहा है, चमड़ी निकाली जा रही है जानवर की, दोनों को काटने का असर इस टूल पे आएगा बार बार, और उस वजह से पता लग जाएगा कि ये टूल किस लिए इस्तेमाल होता था। क्लियर कट ये मीनिंग है इसका। अब कई बार ऐसा होता था कि ये चीज भी पता चली कि जो लोग ये पत्थर बनाते थे, आदि मानव या पुराने समय के लोग, पैलियोलिथिक मेसोलिथिक समय के लोग, वो अपने घर पर ये पत्थर नहीं बनाते थे, किसी एक जगह जाकर ये पत्थर बनाए जाते थे। उनको फैक्ट्री साइट्स बोला गया, उद्योग स्थल। मतलब वहां पर क्या चल रहा है, उस जगह पर केवल काम चल रहा है वो हथियार बनाने का। तो यहाँ पे एक ने कुल्हाड़ी बना ली है। अब वो जगह घर से बाहर क्यों है या किसी गुफा से दूर क्यों है? क्योंकि गुफा में ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट होंगे नहीं, जगह चाहिए बिल्कुल मजबूत। गुफाएं कमजोर होती हैं इसलिए गुफाएं बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे पत्थर बहुत मजबूत हो गए, जहाँ पे मैं रखकर अगर मार मार के कोई हथियार बनाऊं तो वो जल्दी बन जाएगा। तो ऐसी जगहों को फैक्ट्री साइट्स बोला जाता था। लिख लीजिए, द टूल्स वर नॉट मेड इन होम। औजार गृह क्षेत्र में नहीं बनते, बट वर मेड इन फैक्ट्री साइट्स, किंतु फैक्ट्री साइटों पर बनते। बट वर मेड इन फैक्ट्री साइट्स, किंतु फैक्ट्री साइटों पर बनते। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं पता लगाने की कि ये सब होता था? एक बहुत कॉमन तरीका होता है डेटिंग। ओके, तो ये सब हमें पता कैसे पता चला, उसमें अगला पॉइंट लिखिए, दिस ऑल वर नोन बाय। यह सब पता चल सका, पहला बाय डेटिंग सिस्टम, डेटिंग व्यवस्था से। बाय डेटिंग सिस्टम, डेटिंग व्यवस्था से। डेटिंग सिस्टम यानी कार्बन 14। सर्टेनली जब इंसान जिंदा होता है, जीव जिंदा होता है, तो वो कार्बन कंज्यूम करता है, लेकिन मरने के बाद कार्बन कंज्यूम करना बंद हो जाता है, तो अब कार्बन की हाफ लाइफ शुरू हो जाती है। ओके, उसी के अध्ययन को C14 मेथड बोला जाता है। तो पता लगाया जा सकता है कि कोई भी जीवाश्म या फॉसिल कितना वर्ष पुराना है, उसका कार्बन चेक करके। ओके, रेडियो एक्टिविटी होती है। दो कार्बन होते हैं, कार्बन C12 होता है नॉर्मल, और रेडियो एक्टिव कार्बन कौन सा होता है? C14 होता है। तो ये तेजी से एमिटेंस करते हर कुछ वर्षों में अपनी हाफ लाइफ पे आ जाता है, 3-4 हज़ार में साल में हाफ लाइफ पे आ जाता है वो, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा तरीका एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, मनुष्य जाति विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, मनुष्य जाति विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ये होती हैं मनुष्य जाति विज्ञान, यानी उनके कंकाल को पढ़ना, उनके बारे में कार्बन डेटिंग करना, पता लगाना कि कौन सा कंकाल नया है और कौन सा पुराना है, और फिर कंपेयर करना, पुराने का दिमाग बड़ा तो नहीं था तो छोटा ही मिला, और नए वाले का बड़ा मिला। ये सब कहाँ चलता है? एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में चलता है। आपको अपने आंसर में बस यही लिखना है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, वो क्या होती है वो कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, मानव जाति विज्ञान। ठीक है। एक मूवी देखी आपने, गॉड मस्ट बी क्रेजी, भगवान पागल होंगे, ऐसे करके एक मूवी बनी थी अमेरिका की, बहुत पुरानी मूवी और बहुत सारी सीरीज है, यूट्यूब पे पूरी मूवी मिलेगी। उसमें एक वैज्ञानिक रहता है जो अफ्रीका जाता है और अफ्रीका के कुछ लोगों से मिलता है जिन्होंने कभी भी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं देखी, ना किसी फिरंगी को देखा। तो प्लेन में जा रहा होता है और वो पेप्सी पी रहा होता है और प्लेन से फेंक देता है बॉटल पेप्सी की, वो किसी अफ्रीकन के नीग्रो के सर पे पड़ती है। उसके बाद वो परेशान हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये पेप्सी की बॉटल है कांच की। तो वो उसको साथ में लेके घूमता रहता है लगातार, और फिर क्लैशेस होते रहते हैं। उसमें एक्टिंग जो की थी उस व्यक्ति ने, वो ओरिजिनल ऐसा ही व्यक्ति था जिसने कभी देखा ही नहीं किसी, उसको एक्टर बना के उससे एक्टिंग करवाई गई थी। देखना, उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा आपको आज के लेक्चर का। फिर अगला क्या हो सकता है? एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में मेन चीज क्या पता लगती है? मेन चीज ये पता लगती है कि देखो, ज्ञान जो होता है ना, वो एंसेस्टर से आने वाली जनरेशन के पास होता चला जाता है।
तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज का मेन मकसद यही होता है कि जनरेशन टू जनरेशन, ऐसा तो है नहीं कि एक ने सीख लिया आग जलाना तो अगले को सिखाएगा नहीं जनरेशन को, जनरेशन टू जनरेशन आग, जनरेशन टू जनरेशन पहिया, ओके, जनरेशन टू जनरेशन पत्थर को कैसे काटना है और नुकीला करना है वो, ये सब सिखाया जाने लगा होगा। तो ये सब एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में समझ में आता है। ओके, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के बाद अगला होता है इंपॉर्टेंट, इनके बारे में जानने के लिए कार्बन डेटिंग हो गया, एंथ्रोपोलॉजिकल हो गया, और आएगा केव पेंटिंग्स, गुफाओं की पेंटिंग, गुफाओं के चित्र। अब गुफाओं के चित्र अगर बात करें तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम मैंने बता रखा है। एक व्यक्ति थे जो भोपाल से इटारसी ट्रेन में जा रहे थे और अचानक से उनको ट्रेन के बीचों बीच होशंगाबाद के आसपास भीमबेटका की गुफाएं मिली थी। ओके, तो इसके अंदर लिख लीजिएगा आर्कियोलॉजिस्ट V.S. वाकांकर, आर्कियोलॉजिस्ट V.S. वाकांकर या पुरातात्विक शास्त्री V.S. वाकांकर डिस्कवर्ड भीमबेटका केव्स, ने भीमबेटका गुफाएं खोजी, डिस्कवर्ड भीमबेटका केव्स, भीमबेटका गुफाएं खोजी। While traveling to भोपाल टू इटारसी, भोपाल से इटारसी जाते वक्त, While traveling to भोपाल टू इटारसी, भोपाल से इटारसी जाते वक्त। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? स्टोन एज के बारे में कैसे जान सकते हैं हम? अलग अलग तरीके देखे हमने स्टोन एज के बारे में कैसे जाना जाता है, यही क्वेश्चन बन के ही आते हैं, उसी का आंसर ही लिख रहे हैं हम एक तरीके से। केव पेंटिंग्स हो गई, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हो गई, कार्बन डेटिंग मेथड हो गया, सब हो गया। अब आती है ज्योग्राफिकली भी पता लगाया जा सकता है स्टोन एज के बारे में। जैसे ज्योग्राफी क्या हमेशा एक जैसी रही? पृथ्वी की नहीं रही। टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ इंडिया एंड यूरेशिया, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। करोड़ों वर्ष पूर्व, बेसिकली 70 मिलियन, 70 करोड़ वर्ष पूर्व या 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पहले और आज की स्थिति, ये प्लेट धंसती चली गई यूरेशियन प्लेट में। इसकी वजह से जो यहाँ की बीच था वो ऊपर उठ गया, हिमालय बना, हिमालय बना, नदियाँ बनी, नदियाँ बनी, तो उसने इस एरिए की पूरी ज्योग्राफी बदलना शुरू करी, मैदान बना डाले। तो क्या यहाँ पे मैदान था पहले? मैदान नहीं हुआ होगा, पहाड़ हुए होंगे, या डेक्कन प्लेट्यू रहा होगा, गोंडवाना रीजन रहा होगा। ओके, तो ज्योग्राफी भी बदलती है तो वो केवल किसी एक जमीन के टुकड़े को इधर उधर नहीं करती है, उसके अलावा वो पहाड़ बना देती है, मैदान बना देती है, नदियाँ बना देती है, जिसकी वजह से हमें कुछ डिटेल्स पता चल सकती हैं। अब इसको पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको प्लिस्टोसीन युग, होलोसीन युग, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये इंसानों के लेवल की बात नहीं है। पृथ्वी की एज अगर नापती जाए तो पृथ्वी की जो पूरी एज होती है उसको डिवाइड कर रखा है सब सेक्शंस में, और उसमें हम कहाँ आके बैठते हैं वो हमको स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें स्टोन एज खत्म हो जाता है। मतलब बहुत कुछ नहीं है स्टोन एज में। क्वेश्चन आ गया तो ये छोटी छोटी 4-5 बातें आपको लिखनी होगी। ओके, और जो टेबल बनवाऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मेन पार्ट वही है बस, वो टेबल। ठीक है, तो लिख लीजिए। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ज्योग्राफी, अन्य मुख्य तत्व है भूगोल। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ज्योग्राफी, अन्य तथ्य है भूगोल। जियोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ अर्थ, भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी का कालानुक्रम समझने की कोशिश की। जियोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ अर्थ, भूगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कालानुक्रम को समझने की कोशिश की। एंड डिवाइडेड इट इन सम पार्ट्स, और उन्हें कुछ भागों में बांटा। एंड डिवाइडेड इट इनटू सम पार्ट्स, और उन्हें उसे यानी पृथ्वी को कुछ भाग में बांटा। ओके, तो कुछ भाग कैसे बांटे गए? कॉमनली बना लो सबसे पहले, सिर्फ लिखना है, चार्ट वगैरह नहीं देखेंगे हम कंफ्यूज करते हैं चार्ट। पृथ्वी की उम्र को उन्होंने 4 भाग में बांटा है, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पहले भाग को कहते हैं प्राइमरी, शुरुआती, सेकेंडरी, द्वितीयक, टर्शियरी, तृतीयक, क्वार्टरनरी, चतुर्थ। ये है पृथ्वी की उम्र, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। अब इनके दूसरे नाम भी होते हैं। यहां से पृथ्वी शुरू है और ये आज है हम, बस ये है, ठीक है, यहां से शुरू और ये आज। प्राइमरी को कहा जाता है पैलियोजोइक, सेकेंडरी को कहा जाता है मीजोजोइक, और उसके बाद टर्शरी और क्वार्टरनरी को मिलाकर बोला जाता है सीनोजोइक। ठीक है, अब हिस्ट्री का ऑप्शनल ले रखा है हमने, तो हमें ना तो इससे मतलब है और ना इससे मतलब है। हमारा इतिहास का काम कहां से शुरू होगा? यहां से। भूगोल जब ऑप्शनल लोगे तो उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तो भूगोल में पृथ्वी का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तो यहां से शुरू करना पड़ेगा। हमारे टेंशन का वो है नहीं और ना सिलेबस में है। सीनोजोइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। अब ये जो सीनोजोइक होगा, इसमें कुल मिला के 5 और 2 लेयर होती है, कुल मिला के 7 सतह होती है समय की। उसको ऐसे डिवाइड किया जाता है, 5+2 कहते हैं, 5+2, ठीक है। 5+2 को क्या बोला जाता है? लिख लो, 7 लेयर्स ऑफ चेंज इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बदलाव की 7 सतह विश्व इतिहास में, 7 लेयर्स ऑफ चेंज इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, इसमें से भी शुरुआत की 5 लेयर हमारे काम की नहीं है, और फाइनली हमारे काम की क्या आती है? ये 2 सतह। इन दोनों सतहों के नाम लिखिए एरो बनाकर। पहली सतह को बोला जाता है प्लीस्टोसीन और दूसरे को होलोसीन। प्लीस्टोसीन पहला और दूसरा होलोसीन। इस टेबल को समझ में जाओगे, प्रॉब्लम आएगी, ऐसे ही समझना, ठीक है। प्राइमरी काम करना है, मेसोइक, सीनोजोइक के अंदर 7 लेयर, जिसमें से 2 हैं टर्शरी और क्वार्टरनरी, ठीक है। 7 लेयर में शुरुआत की 5 काम की नहीं, आखिरी की 2 काम की हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ठीक। अब यहीं पे हमारा सारा काम दौड़ने वाला है, तो जो टेबल बनेगी वो पूरा काम इसी के अंदर रहेगा। अब ये जो प्लीस्टोसीन और होलोसीन है, इनको मिलाकर बात करें तो 5 टुकड़े होंगे। पहले टुकड़े को बोला जाएगा पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण। अब आगे समझ में कहां जुड़ गया? पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण, जिसके 3 सेक्शन होंगे। दूसरा मीजोलिथिक, मध्य पाषाण, और तीसरा क्या होगा? नवपाषाण, नियोलिथिक। क्लियर? पैलियोलिथिक के 3 पार्ट्स होंगे। इसका शुरुआती चरण जो रहेगा पैलियोलिथिक का, आपने पैलियोलिथिक की डेट भी लिख रखी है, 70,000 साल से 12,000 साल। शुरुआती चरण होगा लोअर, निम्न। उल्टा चल रहा है ये, शुरुआती चरण है, अपर होना चाहिए बोलने में, बट ये क्या है? लोअर। तो समझाते वक्त आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, द अपर मोस्ट टाइमलाइन ऑफ पैलियोलिथिक इज लोअर। ओके,
फिर आएगा मिडिल, मध्य, और फिर आएगा अपर, उच्च। उल्टा चलता है। पैलियोलिथिक रिवर्स में चलता है। 70,000 साल से लेकर 12,000 साल ईसा पूर्व ये है। मीजोलिथिक में हमने लिख ही रखा था, आपने समय टाइमलाइन जो लिखी थी वो रहने दीजिए, अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ 70 से लेकर 12,000 साल बोला। अभी टेबल बनाऊंगा तो मैं 1 लाख 2 लाख साल से 1 लाख साल बोल दूंगा मैं, कंफ्यूजन है वो, उसको छोड़ दो अभी के लिए। ठीक, तो अब अपन यहां से शुरू किए और यहां तक आ गए। क्लियर? मानव का हिस्सा क्या रहेगा? ये रहेगा प्लेस्टोसीन और होलोसीन, जिसमें आधुनिक कब बनेगा मानव? होलोसीन, यानी अभी भी जो समय चल रहा है वो होलोसीन चल रहा है। ठीक है, जिसका एक और नया युग शुरू हो गया, करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, मेघालय युग। ओके, ये अभी 200-300 साल से जो नया युग शुरू हुआ है इंसानों का, वो मेघालय युग बोल रहे हैं अब। तो होलोसीन के भी पार्ट्स हैं बहुत सारे, जिसमें आखिरी वाला जो अभी चल रहा है वो मेघालय युग चल रहा है, उस पर नहीं जाना। चलिए अब टेबल बना लेते हैं। टेबल बनेंगे कुछ कुल मिला के 5 कॉलम की, ये मैं हटा देता हूँ। 5 कॉलम की टेबल बनेगी बराबर। बस ये आखिरी काम है, टेबल ही बनाना है हमें। जो अभी तक आपने लिखा है ना, उसको सामने भी रखना, चीजें पकड़ाने वाली हैं अभी। हेडिंग वगैरह तो कुछ ऐसा विशेष नहीं है, सिर्फ टेबल ही बना लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। बस ये और ये वाली हेडिंग थोड़ी सी बड़ी रख लेना, बस थोड़ी बड़ी, छोटी भी है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखिए लोअर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में सबसे पहला कौन सा आएगा भाग? निम्न, पूरा पाषाण। पूरा बना लो टेबल। उसके बाद क्या आएगा? मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक, उच्च पूरा पाषाण। हेडिंग डालना चाहो तो लिख लेना अर्थ एजेस। फिर लिखिए मेसोलिथिक, मध्य पाषाण, नियोलिथिक, नवपाषाण। अब सॉरी अर्थ एज तो यहां आएगी। हमारे इस समय को हम पृथ्वी के समय से मैच करें तो हम कहां पर बैठते हैं? लोअर पैलियोलिथिक जो रहेगा उसे आपको रखना है लोअर प्लीस्टोसीन में। अभी लिखा था प्लीस्टोसीन, वापस देख लो। प्लीस्टोसीन के बाद क्या आता है? होलोसीन आता है। तो लोअर पैलियोलिथिक का समय क्या पृथ्वी के समय से? लोअर प्लीस्टोसीन में। सेम मिड प्लीस्टोसीन, अपर प्लीस्टोसीन। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार पलटाते रहना उसको, ठीक है? प्लीस्टोसीन के बाद क्या आएगा? होलोसीन। तो मेसोलिथिक और नियोलिथिक दोनों कहां आएंगे? होलोसीन में, पृथ्वी की उम्र के होलोसीन क्षेत्र में। होलोसीन, होलोसीन। अब डेट लिखेंगे हम। लोअर पैलियोलिथिक जो लोअर प्लीस्टोसीन समय में चला, वो समय कब से कब तक था? 1 लाख 2 लाख से लेकर
1,00,000 ईसा पूर्व तक, 1 लाख, फ्रॉम 2 लाख टू 1 लाख ईयर्स अगो। वो जो सेक्शन था इंसानों का वो था लोअर पैलियोलिथिक। इतने विकसित तो नहीं हुए होंगे, पत्थर वत्थर बनाना भी बस शुरू किया ही होगा, पत्थरों से चट्टान बनाना। तो अभी हम वो लिखेंगे क्या बना रहे हैं इस वक्त वो पत्थरों से। तो क्या बना रहे हैं, पहले तो डेट्स पूरी कर लेते हैं, फिर यहां पे आ जाओ। 1,00,000 से 40,000, 40K। फिर इसके बाद लिखो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय रहा अपर पैलियोलिथिक, या पृथ्वी की बात करें तो अपर प्लिस्टोसीन। क्लियर। मीजोलिथिक जो था, अब आ गया था नया समय पृथ्वी का, होलोसीन। वहां से मानव का समय शुरू हुआ, मीजोलिथिक। लिथ 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 मतलब पत्थरों से ही बना रहा है मानव कुछ ना कुछ, लेकिन अब मध्य पाषाण आया है, मतलब हथियार बहुत बदलेंगे अब। इसका समय लिख लीजिए 10,000 से 7,000, 10K to 7K BC। और फिर आ जाएगा 7,000 से 7K to 3K BC, नियोलिथिक कहेंगे। एंड समटाइम्स नियोलिथिक विथ क्लैश विथ चैल्कोलिथिक। कुछ लोग पत्थर भी इस्तेमाल करेंगे और तांबा भी इस्तेमाल शुरू कर देंगे, और नियो के बाद तो पूरा क्या हो जाएगा, पत्थर खत्म, तांबा शुरू। ओके। अब यहां हेडिंग रहेगी टूल्स। ये तो हो गया टाइम, समय। यहां पे लिखिएगा क्या क्या बनेगा अब। चलिए अब शुरू करते हैं, अब समझ में आएगा अब आपको हर युग में मानव ने क्या क्या बनाया। सबसे पहले हमने जो बनाया, अरे वो था ये फर्स्ट सेक्शन, लोअर प्लिस्टोसीन, लोअर पैलियोलिथिक में। लिखिए मानव उस वक्त क्या बना रहा था, आज से 2 लाख से 1,00,000 साल पहले के बीच। पेबल्स और कोर, पेबल्स या कोर औजार, पेबल्स एंड कोर टूल्स, पेबल्स या कोर हथियार, कॉमा, फ्लेक्स वर थ्रोन, पपड़ियां फेंक दी जाती थी, कॉमा, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, एंड चॉपिंग टूल्स, और छीलने के औजार, एंड चॉपिंग टूल्स, और छीलने के औजार। कोर क्या होता है, कोर और फ्लेक में क्या अंतर है। कोर मतलब पूरा पत्थर लिया, उसको चॉप कर रहे हैं, चॉप करते 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 एक शेप दे रहे हैं, तो पपड़ी जो निकलेगी वो किसी काम की नहीं होती थी। वो जो पूरा हथियार, वो जो पूरा पत्थर था जिसको एक नुकीला शेप दिया है, उसको क्या कहते थे, कोर। इसी से जो तोड़ तोड़ के बाहर निकलता था वो स्केल, फ्लेक स्कार कहेंगे। स्कार मतलब घाव, तो पत्थर में वो तोड़ने की वजह से पत्थर में घाव हो गया, जिसकी वजह से वो कोने में क्या हो गया, नुकीला हो गया। इस पत्थर को कोर कहा जाएगा। फ्लेक्स फेंक दिए जाएंगे, तो फ्लेक क्या है, ये। फिर इसके भी बहुत सारे नए नाम होते हैं, जैसे कि इरेल्यूअर, ये हमारे काम के नहीं है, ये फ्लेक है। मान लो कि इसको तोड़ा गया, ये छिलका इसका निकला, उसको फेंक दिया गया, ये काम का नहीं है इस समय, ये अगले लेवल पे काम में आएगा जब हम और एडवांस होंगे, हमारा दिमाग और बढ़ेगा। तो ये चलता था। नेक्स्ट अगले पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और नाम लिखना इसी में, पहले में, ये जो नाम लिखा है क्लीवर। सारा काम करने के बाद 2 लाख से 1,00,000 साल पहले का मानव फाइनली क्या बना देता था, ये बना पाता था। ओके, फाइनली क्लीवर यानी पतली पपड़ी बना देता था उस पत्थर की। अब मिड में आ जाइए। मिड में क्या स्टार्ट हो जाएगा, वो जो फ्लेक्स फेंक दिए थे, परत जो थी वो फेंक दी गई थी, अब वो यहां इस्तेमाल होगी। तो यहां लिखो फ्लेक टूल्स, फ्लेक औजार, FLAKE,
फ्लेक टूल्स, फ्लेक औजार, ये सब चपटी पपड़ियां हैं उस पत्थर की, अब ये काम आ रही हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है ना कि इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है, ब्लेड मारो डायरेक्ट नस पे, जानवर मर जाएगा। ये होने लगा। फिर अगला अपर पैलियोलिथिक में लिखिए। अब ये जो फ्लेक्स हैं ये और ज्यादा इसको फिनिशिंग देंगे, तो क्या बना देंगे, ब्लेड। तो अब ढेर सारी इकट्ठी हो जाएंगी ब्लेड्स। तो इस समय यानी 40,000 से लेकर 10,000 साल तक जो हथियार इस्तेमाल हुआ उसमें लिखिए ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स, ब्लेड एवं ब्यूरिन, BURIN, ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स। तो ये ब्लेड तो हमें समझ में आती है कि क्या है, ब्यूरिन्स क्या होता है। इस ब्लेड को बहुत ही ज्यादा सफाई से तेज और धारदार बना दो तो वो ब्लेड क्या बन जाती है, ब्यूरिन्स। यानी ब्लेड का ज्यादा धारदार एजी फॉर्म ब्यूरिन्स कहलाता है। ब्यूरिन्स में शॉर्ट में लिख लेना, द प्रॉपर शेप ऑफ फ्लेक्स, फ्लेक का सही ढांचा, प्रॉपर शेप ऑफ फ्लेक्स, फ्लेक्स का सही ढांचा। ठीक, यहां तक आ गए। नेक्स्ट मीजोलिथिक, अब पूरा फॉर्मेशन बदलेगा। अभी भी लिथ है, मतलब अभी भी पत्थरों पर डिपेंड करेंगे। और मीजोलिथ में जो हथियार इस्तेमाल होगा उसको बोला जाएगा माइक्रोलिथ, सूक्ष्म चट्टान, माइक्रोलिथ, सूक्ष्म चट्टान। अभी भी पत्थर पे काम चल रहा है, बहुत माइन्यूटली काम चल रहा है, और ऐसी पतली पतली चिप्स बनाने लग गए हैं। ओके, फर्क है दोनों में। यहाँ ब्लेड्स बन चुकी हैं, अब यहाँ ब्लेड्स के भी आगे का काम होगा। ब्लेड्स तो ब्लेड रहेगी, ब्लेड का मतलब क्या, ये ब्लेड है, यहाँ पर धार है। अब इस ब्लेड के स्ट्रक्चर को भी तो ठीक करना है, एकदम पतला बनाना है, चाकू जैसा, ताकि हाथ में रख के काटा जा सके। तो अब ये बनने लग गए। एंड फाइनली अब कौन सा समय आएगा, नियोलिथ एज आएगा। और इन सब की पॉलिशिंग कहाँ पे होगी, फाइनली यहाँ पर। अभी तो सब खुरदुरे दिख रहे हैं, अब क्या दिखेंगे, सब पॉलिश दिखेंगे। तो नेक्स्ट पे लिखिए, आखिरी पे, पॉलिश्ड टूल्स, पॉलिश हथियार। ठीक है, दैट मीन्स इस समय और इस समय, ये जो पृथ्वी की उम्र है, उम्र कैसे बताई जाती है, पृथ्वी के मौसमी बदलाव से। यहाँ ऐसा मौसम था, यहाँ ऐसा मौसम था, यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा था, यहाँ गर्म होता चला गया। और ये समय तो वो था जब आइस एज जा रही थी। 10,000, आज से 12,000 साल पहले शीत युग आया था, पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, पिघल गई 10,000 BC। दैट मीन्स कि क्या केवल पृथ्वी के मौसम में बदलाव आया था, नहीं, मानव के हथियार में भी बदलाव आए थे, सर्टेनली। ठीक, अब आखिरी बचा हुआ है, इसमें हमें देखना है कि इन सब हथियारों का यूज क्या होता था। पहले वाले में लिखिए, पैलियोलिथिक में क्या होगा, मोड ऑफ सर्वाइवल क्या होगा, शिकार करना है बस, हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार और संग्रहण, तीनों में ये लिखो, हंटिंग, गैदरिंग, शिकार संग्रहण, शिकार संग्रहण, शिकार संग्रहण। दैट मीन्स पैलियोलिथिक एज में तो सिर्फ यही हुआ, सोच क्या थी मानव की, शिकार करना है और ये काम। लेकिन जैसे ही हम मीजोलिथ में आए, मतलब आइस एज चला गया, बर्फ चली गई, माहौल गर्म हुआ, फसलें उगने लगी। 10,000 साल पहले, ज्यादा पहले भी उगती थी, ज्यादा उगने लगी। और उस समय अब आगमन किसका होगा, धीरे धीरे फिशिंग शुरू हो जाएगी। बर्फ पिघली है तो मछली पकड़ना शुरू करेंगे, गाय भैंस पालना शुरू कर देंगे, कुत्ते पालना शुरू करेंगे, जो बकरियां होती हैं वो पालना शुरू करेंगे, मुर्गियां पालना शुरू करेंगे। जो पेंटिंग्स में दिखाई गई वही यहाँ शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ हंटिंग गैदरिंग से आगे बढ़ गए और लिख लो, हंटिंग गैदरिंग प्लस शिकार संग्रहण करना प्लस, ये तो चल ही रहा है, फिशिंग मछली पकड़ना प्लस पेस्टोरलाइजेशन चरवाहा का कार्य,
खेती नहीं आई है, ध्यान रखिए, खेती आना बाकी है। खेती कहाँ आने वाली है? यहाँ आने वाली है। अभी केवल चरवाहे बने हुए हैं क्योंकि पाल रहे हैं वो। अब उनको समझ में आ गया कि शिकार करने की क्या जरूरत है, अब इनको पालो, बच्चे करो, मारो, खाओ, यही चलने दो। ये चीज शुरू हुई है। एंड लास्ट में लिख लीजिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड फूड ग्रेन्स, खाद्य एवं पशुओं का पशुपालन। डोमेस्टिकेशन ऑफ फूड या एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स, पशुओं एवं खाद्य का पशुपालन। क्लियर हो गया? समय परमानेंटली ये याद होना चाहिए। इसी सेक्शंस में ये टेबल आपको याद रही तो आप सब कुछ लिख सकते हो कि उस वक्त क्या चलता था। ओके, तो हमने मानव का समय देखा, पृथ्वी का समय देखा, समय कहाँ से कहाँ तक था वो देखा, किस तरीके के हथियार थे वो देखा, और किस तरीके से वो जीवन जीते थे वो व्यवहार भी देख लिया। इसके अलावा कुछ नहीं होता है सोने में। कोई यूनिवर्सिटी तो थी नहीं कि ये पढ़ाया वो पढ़ाया, कोई महाज्ञाता तो आया नहीं था, बस इतना ही। इसी पे खत्म हो जाता है लेक्चर। चलो हो गया आज का काम। अब शाम को 4:30 बजे टेस्ट, और फिर वो एक्स्ट्रा 30-40 क्वेश्चन देख लेंगे।